राधे राधे। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो यूजीसी नेट इकाई 7 में 21 कहानियाँ लगी हैं, जिनमें से एक कहानी हम देख चुके हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, और ये दूसरी कहानी है जिसमें हम देखेंगे दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ और ये भी कहानी बंग महिला की है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है। ये मिर्ज़ापुर की निवासी थी और राय कृष्णदास ने दुलाई वाली को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है, पर सर्वमान्य नहीं है। इस कथा का मूल देखेंगे तो यह एक मनोरंजन और कौतूहलपूर्ण कहानी है, जिसमें तत्कालीन समाज के रीति रिवाजों, यातायात के साधनों जैसे इक्का और रेल और आपसी ठिठोली का जीवंत चित्रण मिलता है। कहानी में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी की भावना का सूक्ष्म संकेत भी मिलता है, जहां पात्र विदेशी चीज़ों को छोड़ने की बात करते हैं। इस कहानी के पात्र देखेंगे तो नवल किशोर है, वंशीधर है, जानकी है, सीता है, दुलाई वाली है। नवल किशोर कहानी का मुख्य पात्र और नायक है। वो हंसोड़ स्वभाव का है और अपनी चतुराई से सबको भ्रमित कर देता है। वंशीधर नवल किशोर का ममेरा भाई, वह इलाहाबाद का रहने वाला है और अपनी ससुराल प्रतापगढ़ से अपनी पत्नी को विदा लेने आया है। जानकी वंशीधर की पत्नी है और सीता वंशीधर की साली है। और दुलाई वाली वह पात्र जिसने दुलाई एक मोटा सूती ओढ़ना होता है उसे ओढ़ रखी है। और अंत में ये रहस्य खुल जाता है कि वह कोई स्त्री नहीं बल्कि भेष बदल के स्वयं नवल किशोर ही बैठा था अपने दोस्त को परेशान करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इस कहानी को। संक्षिप्त जानकारी मैंने शॉर्टकट में आपको दे दिया ताकि इस कहानी को पढ़ने में आपकी रुचि बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलियों में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी और नवागत मनुष्य धड़ाधड़ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कह के पुकारने लगा। क्या है? ये कहते हुए एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। तो सीता जो वंशीधर की साली है उसकी उम्र 10 बरस है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। सीता की उम्र 10 बरस है। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हो गई। लड़की कभी विदा की होती तब न मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तो वंशीधर कहता है, तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से। ये पूछ सकता है।
नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है और आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहा है। तो नवल किशोर कलकत्ता से आ रहा है और आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहा है। तो नई बहू को कहाँ से साथ में लाया? आगरे से। उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। तो अब उसकी पत्नी कहती है वंशीधर की, हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में भट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह तुम रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। तो वंशीधर कहता है, क्यों, किस बात से? तो अब कहती है उसकी पत्नी, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे जरा भी नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, इतने में न जाने कहाँ से आके नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी, सही, वे बोली कि खाने पहनने के लिए ही तो आई है, पर मुझे तो उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। तो नवल किशोर कहता है, बस इसी बात से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगेगी। अब ये भी हंसी ठिठोली करते हैं। इतना कह के वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले कि मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में ससुराल है। ध्यान रखिएगा, बंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के, और ससुराल इनकी बनारस में है। और इनके मित्र कहाँ से आ रहे हैं? नवल किशोर कलकत्ता से, और अपनी पत्नी को आगरे से लेके। बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, एक साली और एक सास के सिवा कोई नहीं है। तो ससुराल में 3 लोग हैं, साली, साला, सास। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। वंशीधर और नवल किशोर दोनों ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है और दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया और सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी और जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई और 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी अइका लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, साले साहब जो है उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिछौनों से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे कि मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं जाता हूँ। और जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता और दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है।
पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा तब बंसीधर ने कहा चलो ठीक ही है, इक्का ही सही है, पहुँचने से न काम है, चाहे इक्का चाहे पालकी। और कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। तो ये भी आप प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि पालकी वाले ने बंसीधर से कितना रुपया मांगा था किराया, तो 1.5 रुपया मांगा था। कुछ भी पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट ध्यान रखना है। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी और इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई और सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिकरौल स्टेशन पहुँचते पहुँचते जानकी का आंसू एकदम थम सा गया था, चुप हो गई थी। इसके बाद दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और बोले, अरे एक बात तो हम भूल ही गए। ये कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल किशोर कट्टे स्वदेशी हैं। जो बंसीधर के मित्र हैं नवल किशोर, वो क्या हैं? कट्टे स्वदेशी हैं। तो यही कहते हैं वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 बिना सुनाए न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही पैसा। तो यहीं पे स्वदेशी का चित्रों का जिक्र हुआ है। जानकी जरा भाव ही टेढ़े करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से क्या ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा और बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा कि इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कल बोले कि अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठ के बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इधर इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुस घुस के एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले और अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया। अच्छा, मुझे उल्लू बनाया। अच्छा, जाएगा कहाँ, भेंट होने पर समझा लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पे ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है, तो वो बोले कि वह नहीं आए, कोई अटगाव हो गया। यह कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए 3 दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे
उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी, नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेके निराले में बैठा आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पे खाना पसंद नहीं करती। और पूछने पे वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था और जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा कि इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी मानो वह कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी कि अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखा हो रोवल करत है। दूसरी बोली, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई है। फिर पहली बोली, दूर बौ रही, ये जनानी गाड़ी थोड़े है। फिर दूसरी बोली, तहु भालू कहो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी कि कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्ज़ापुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला, हम कहाँ उतरबू हो, आई इलाहाबाद। तो दूसरी कहती है, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया। तो पहली कहती है, अरे नाही जनलू पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। तो दूसरी बोली, भला पयाग जी काहे न जानीत, जे कही के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई। ऐसे ही सोमवारी और गहन दका लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रही। तो फिर पहली बोली, आवे जाए के तो सब औते जाते बटले बाटे, पुण्य साहित तो बेचारो विपत में ना पड़ल बाटिली। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली और मोंगल के सराय उतरली, आहोदापुन चढ़ली। फिर दूसरी बोली, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोर संगे रही। दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरतई है गड़िया खोली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए,
ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कह, भला गिड़िया दहिनात काहे के खड़ी होए। पहली बोली, उ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलिया कहूँ खड़ी होले। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कह के अपने अपने तजुर्बे बयां करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख भी प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय के नाही, हे साहेबवा सुनी ली तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले ना, फरागत के बदे उतर ले। तो चौथी बोली, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना की हो गोइया। तीसरी बोली, हम देखे रहली, मजे टोपी दिहेल रहेले इनको। इसी तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उब गए। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे कि तुम नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ और मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। कही कि हाँ, यह बात तो आप भली कही। फिर एक कही, नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कहीं। अरे एक के एक करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री, जो फरासिसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगी, यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई और बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन शिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला और कहा, क भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होई तो ओकर का सजाई होला। अरे ओका ई ना चाहत रहे कि मेहरारू के तो बैठा दिहलेन, और अपुआ तो उन्हें टिकस ले के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन के रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था और उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा होई। इसके बाद पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली कि अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठा के आप स्टेशन मास्टर के पास गए।
बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, ये कह के चारों तरफ घूमने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा और बोला कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। और इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोल के नवल किशोर खिलखिला उठे। अब बंसीधर बोले, यह क्या, ये सब तुम्हारी करतूत है? अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? तो नवल किशोर कहते हैं कि वो लोग पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। तो बंसीधर कहते हैं कि नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। यह तो कहे कि तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। तो नवल किशोर बोलते हैं कि मिर्ज़ापुर से नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे के ऊपर बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा और सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें, और करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सब सुन के बंसीधर प्रसन्न हो गए और दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले कि मेरे ऊपर जो बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। तो नवल किशोर कहते हैं, नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ही थे ना। तो फिर कहते हैं बंसीधर, हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। तो नवल किशोर कहते हैं, अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसाथी कितनी। इसी तरह बातचीत करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी की प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो ये कहानी लिखती हैं बंग महिला दुलाई वाली। तो उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस कहानी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, पात्र मैंने सभी बता ही दिए। सीता 10 वर्ष की थी, बंसीधर की पत्नी जानकी देई थी, मित्र नवल किशोर थे जो कहानी के नायक थे, और इनका ससुराल बनारस था बंसीधर का, और इलाहाबाद के रहने वाले थे। और नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे थे, मुग़ल सराय में भेंट होने वाली थी और अपनी बहू को आगरे से लिए थे। और बंसीधर ने से पालकी वाले ने 1.5 रुपया मांगा था, तो वो नकार के फिर इक्के में बैठ जाते हैं। और यही सब कहानी इसकी रही। इसमें से प्रश्न बनेगा तो जो मैं बताई हूँ टॉपिक, जो चीज़ें, वही बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। या तो जानकी देई का ये कथन पूछ लेगा कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। तो उम्मीद है कि कहानी का भी आप लोगों ने आनंद लिया और जो प्रश्न बनेंगे वो भी आप लोगों का तैयार हो गया होगा। अब आप गलती नहीं करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, कैसी लगी कहानी, कैसा लगा वीडियो, और अपने सभी मित्रों के यहाँ शेयर करें जिनको भी यूजीसी नेट जून 2026 का एग्ज़ाम देना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।